Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Udan. I am Shiny Gupta and welcome to the lecture series of statistics. So हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द वेरियस टू मेथड्स फॉर कलेक्टिंग योर प्राइमरी डेटा, जिसमें हमने स्टडी किया था मेल क्वेश्चनर मेथड और हमने पढ़ा था इन्यूमरेटर मेथड के बारे में. तो मेल क्वेश्चनर मेथड की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डेटा कलेक्शन कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर तो करता है, और वो डेटा कलेक्शन किससे की जाती है, रिस्पोंडेंट से. बट यहाँ पे जितना भी डेटा कलेक्शन की जाती है वो इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनर जो भेजता है रिस्पोंडेंट को, वो बाय पोस्ट यूजुअली भेजे जाते हैं. और हमने इन्यूमरेटर मेथड में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे भी क्वेश्चनर्स ही फिल किए जाते हैं और रिस्पोंडेंट से ही भराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना भी डेटा जो आंसर्स हैं रिस्पोंडेंट्स की वो फिल करता कौन है, वो इन्यूमरेटर खुद फिल करता है. दैट मीन यहाँ पे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी स्केड्यूल, और स्केड्यूल मैंने आपको बताया था क्या होता है. वही क्वेश्चनर्स जिन्हें इन्यूमरेटर खुद फिल करता है बल्कि रिस्पोंडेंट फिल नहीं करता. जस्ट रिस्पोंडेंट जो है वो अपने आंसर्स बताता है, जो इन्यूमरेटर है वो क्वेश्चंस पुट करता है, रिस्पोंडेंट के जितने भी उसके आंसर्स होते हैं वो उसे इन्यूमरेटर खुद फिल करता है अपने क्वेश्चनर. और वो क्वेश्चनर जिन्हें इन्यूमरेटर खुद फिल करते हैं उन क्वेश्चनर को हम क्या कहते हैं, स्केड्यूल. तो यहाँ से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्वेश्चनर भी में भी हम वही बात कर रहे हैं, स्केड्यूल में भी हम वही बात कर रहे हैं. द मेन डिफरेंस इज कि फिल कौन करता है. जब हम क्वेश्चनर की बात करते हैं तो क्वेश्चनर को फिल कौन करता है, आपका रिस्पोंडेंट. लेकिन जो आपका स्केड्यूल है इसे आप फिल कौन करता है, इन्यूमरेटर खुद फिल करता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमें इनका डिफरेंस जानना चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो रिजेंबल भी कर रही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर भी है, बट टेक्निकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. तो उसी डिफरेंस को स्टडी करने के लिए आज मैं इनका डिफरेंस लेकर आई हूँ. ओके, जब मैंने बात की क्वेश्चनर की तो क्वेश्चनर से वो आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चनर क्या होता है. यूजुअली जो है हम बाय मेल भेजते हैं, आजकल बाय एसएमएस, थ्रू एसएमएस भी भेजा जाता है, या फिर आप कह सकते हो थ्रू ईमेल्स भी भेजते हैं. लेकिन जो स्केड्यूल है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. स्केड्यूल में जब भी आपकी जो डेटा कलेक्शन होती है वो बाय क्वेश्चनर ही होगी, लेकिन वो क्वेश्चनर्स को फिल कौन करता है, आपका इन्यूमरेटर खुद. अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, डिलीवर्ड एंड फिल्ड बाय, दैट मीन्स यहाँ पे डिलीवर कौन करता है, आपका इन्वेस्टिगेटर, और उसे फिल कौन करेगा, आपका रिस्पोंडेंट. और यूजुअली सेंड कैसे किया जाता है, बाय पोस्ट. लेकिन अगर मैं स्केड्यूल की बात कर रही हूँ तो स्केड्यूल में ऐसा कुछ नहीं है. स्केड्यूल में जो भी डिलीवर करता है वो कौन होगा, आपका इन्यूमरेटर. और इन्यूमरेटर फिल करेगा किसके रिस्पॉन्सेस को, रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्सेस को. यहाँ पे रिस्पोंडेंट फिल नहीं करेगा बल्कि इन्यूमरेटर फिल करेगा. क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके डिलीवर एंड फिल बाय, दैट मीन्स डिलीवर कौन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर, एंड आर फिल्ड बाय, एंड क्वेश्चनर आर फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स. ओके, डिलीवर कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर, और फिल कौन करता है, आपका रिस्पोंडेंट. बट अगर मैं स्केड्यूल्स की बात कर रही हूँ तो स्केड्यूल्स को डिलीवर कौन करता है, डिलीवर बाय द एन्यूमरेटर्स और अगर मैं इसके फिल करने की भी बात करती हूँ तो इसे फिल भी कौन करता है, एन्यूमरेटर्स. एंड आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स ऑल्सो, enumerators themselves. ओके, और इसे अगर फिल करने की बात करें तो वो भी एन्यूमरेटर्स खुद ही फिल करते हैं. ठीक है, अगर मैं रोल ऑफ रिस्पोंडेंट्स की बात करूँ तो दोनों में रोल ऑफ रिस्पोंडेंट्स क्या होगा. अगर मैं क्वेश्चनर की बात करती हूँ तो रिस्पोंडेंट का रोल क्या है कि मैंने उसे क्वेश्चनर बाय पोस्ट भेज दिया है, यूजुअली हम बाय पोस्ट ही सेंड करते हैं. और रिस्पोंडेंट का रोल क्या होगा कि उन्हें फिल करके, उन्हें आंसर करके रिटर्न करना है किसी इन्वेस्टिगेटर को. बट अगर मैं स्केड्यूल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे रोल ऑफ रिस्पोंडेंट क्या है, जस्ट इतना ही कि उसे इन्यूमरेटर जितने भी क्वेश्चंस पुट करेगा, ठीक है, उसे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. या सब भी कुछ टाइम ऐसे भी हो सकता है कि जो आपका इन्यूमरेटर है वो रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनर दे भी सकता है, हैंड ओवर भी कर सकता है,
लेकिन जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही होगी रिस्पोंडेंट को, वहाँ पे एन्यूमरेटर की ड्यूटी है वो उससे हेल्प करता है इन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, और वो उसे खुद ही फिल करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे रोल ऑफ रिस्पोंडेंट क्या होगा? अब आप बता सकते हैं कि मैम इस केस में रोल ऑफ रिस्पोंडेंट क्या है? टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, टू आंसर एंड fill the questionnaires, okay? बट यहाँ पे क्या है? जस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, जस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके? कौन से क्वेश्चंस? बीइंग आस्क्ड बाय द एन्यूमरेटर्स, जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं बाय द एन्यूमरेटर्स, ओके? ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। अब आपको पता है क्वेश्चनर मेथड में जस्ट मैंने पोस्ट किया और वो क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट को मिल गया, क्लियर? लेकिन स्केड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे जितने भी न्यूमरेटर्स है, आपको मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले प्लीज़ वो लास्ट लेक्चर अटेंड कर लीजिए, सो दैट कि आपको ये टर्म्स इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, क्लियर? अगर मैं स्केड्यूल्स की बात करूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें पर्सनली विजिट करना रहता है। मैंने जितने भी रिस्पोंडेंट्स के डेटा कलेक्ट करना है वहाँ पे मुझे पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, पर्सनल कॉन्टेक्ट में आना पड़ेगा, तो ही मैं वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगने वाली है और यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी। मनी सिर्फ वहीं स्पेंड होगा जब तक कि मुझे वो बाय पोस्ट भेजना है, उसके बाद कोई अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई चेंजेस नहीं ला सकती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे जितने भी रिस्पोंडेंट से अपना डेटा कलेक्ट करना है मुझे पर्सनली सबसे विजिट करना रहेगा और पर्सनली ही उनसे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे उसको डेटा कलेक्ट करने में, बट वो केस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ओके, दैट मीन्स अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मनी सिर्फ कहाँ स्पेंड होगा? मनी इज बीइंग स्पेंट ओनली इन पोस्टिंग द क्वेश्चनर्स टू द रिस्पोंडेंट्स, ओके? बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि स्केड्यूल्स के केस में जो कॉस्ट है वो एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग में भी लगेगी और उनको पर्सनली विजिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड होने वाला है। दैट मीन्स मोर मनी इज स्पेंट इन दिस मैथड, ओके? क्यों? क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी देनी है और स्केड्यूल्स की प्रिपरेशन के लिए भी हमें मनी रिक्वायर्ड है, ठीक है? दैट मीन्स ये जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। ये मेथड इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू योर क्वेश्चनर मेथड, ओके? जो कि हम यूजुअली बाय पोस्ट ही सेंड करते हैं। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, ओके? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्स रेट। अगर मैं रिस्पॉन्स रेट की बात करती हूँ तो रिस्पॉन्स रेट में क्या होगा कि इसमें हमारा यूजुअली जो रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स रेट रहता है दैट इज़ वेरी मच लो से मेरा मतलब है कि जब मैंने बाय पोस्ट क्वेश्चनर सेंड कर दिया रिस्पोंडेंट को, अब क्या होगा, रिस्पोंडेंट अपने अकॉर्डिंगली उन्हें आंसर करेगा कभी भी। अगर मेरा मन किया, अगर मैं एक रिस्पोंडेंट हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है उस क्वेश्चनर को फिल करने का, तो मैं वो क्वेश्चनर फिल ही नहीं करूँगी। और मोस्टली यही होता है कि जितने भी क्वेश्चनर बाय पोस्ट सेंड किए जाते हैं यूजुअली क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो कई बार ऐसे जो क्वेश्चनर है वो सेंड ही नहीं कर पाता है इन्वेस्टिगेटर को। तो वैसे अगर केसेस हो और मैक्सिमम अगर केसेस में वैसा ही रहा कि रिस्पोंडेंट ने रिटर्न नहीं किया या कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इनकम्प्लीट ही छोड़ दिए कि हो सकता है उन्हें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आई हो, या कुछ क्वेश्चंस के डबल मीनिंग्स हो सकते हैं कि वो हमने कुछ और सोच के वो क्वेश्चन पुट किया हो लेकिन उन्होंने कुछ और इंटरप्रेट किया होगा। दैट मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए जाते हैं। सो इन द केस ऑफ क्वेश्चनर मेथड जो आपका रिस्पॉन्स रेट रहता है दैट इज़ वेरी मच लो। अगर मैं रिस्पॉन्स रेट की बात करूँ तो वो इन द केस ऑफ योर क्वेश्चनर मेथड वो वेरी लो रहता है, ठीक है? बिकॉज मोस्टली क्या होता है आपका
मोस्टली द रिस्पॉन्डेंट्स डू नॉट रिटर्न द क्वेश्चनर्स। ओके, ये हम किसका बात कर रहे हैं? क्वेश्चनर मेथड की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्केड्यूल्स की बात करूं तो स्केड्यूल में क्या होगा? लो रेट आपका, ये जो आपका रिस्पॉन्स रेट है वो लो रहने वाला है या हाई होगा? आप बोल सकते हो कि मैम रिस्पॉन्स रेट जो है वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस ही नहीं है, जो कि यहाँ पे थे। यहाँ पे आपके मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस ज़्यादा थे। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन आर हाई। ओके, अगर मैं चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो वो ज़्यादा हाई थे किस केस में? इन योर क्वेश्चनर मेथड। बट अगर मैं स्केड्यूल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा रिस्पॉन्स रेट है इट मस्ट बी हाई। वो हाई क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हाई, तो वो हाई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपका आंसर्स है वो फिल कौन करने वाला है? आपका इन्यूमरेटर। दैट बिकॉज जो स्केड्यूल्स है आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स। ओके, एन्यूमरेटर्स themselves। एक बात तो ये कि एन्यूमरेटर्स जो है वो उसे खुद फिल करते हैं, और दूसरी बात ये कि अगर रिस्पोंडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम भी आती है, अगर वो कोई क्वेश्चन उसको अंडरस्टैंड नहीं भी हो सकता, तो उस केस में भी एन्यूमरेटर उनकी हेल्प करता है। एन्यूमरेटर समझाएगा कि इस क्वेश्चन का ये मतलब है और इसको आपको क्या आंसर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जब उसको क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाए कि इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है, तो रिस्पोंडेंट जो है उसे वही आंसर देगा जो कि इन्वेस्टिगेटर ने वहाँ पे उस आइडिया के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पुट किया होगा। दैट मीन यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस जो है वो काफ़ी कम रह जाते हैं, बट यहाँ पे जो मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस है वो हाई रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज द केस अंडर योर रिस्पॉन्स रेट। अगर मैं बात करूँ पर्सनल कॉन्टैक्ट की, अब आप बता सकते हो कि मैम पर्सनल कॉन्टैक्ट किस में पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है। अब आप बता सकते हो कि मैम ये जो, अगर मैं क्वेश्चनर मेथड की बात करूँ तो क्या यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट पॉसिबल है? आप बोल सकते हो कि मैम अगर मैं क्वेश्चनर मेथड की बात कर रही हूँ तो पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ क्वेश्चनर मेथड। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चनर्स है वो सेंड किए जाते हैं बाय पोस्ट, बिकॉज क्वेश्चनर्स आर यूजुअली सेंड बाय पोस्ट। तो पोस्ट जब मैंने कर दिया तो उसके बाद तो मैं उसमें ना कोई अमेंडमेंट्स कर सकती हूँ ना कुछ। तो इस केस में क्या होगा कि पर्सनल कांटेक्ट मेरा पॉसिबल नहीं है। यूजुअली तो हम बाय पोस्ट से ही सेंड करते हैं, बट आजकल आप एसएमएस भी कर सकते हो। आजकल आप देखते हो कि एसएमएस भी किया जाता है या फिर हम बाय ईमेल भी भेजते हैं। और यूजुअली आप देखते हो जितनी भी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो आपको, चाहे अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, या कोई भी XYZ वेबसाइट की अगर हम बात करें, तो वो थ्रू एसएमएस या फिर आप कह सकते हो थ्रू ईमेल्स ही आपको जितना भी है आपका क्वेश्चन है वो फिल कराने की कोशिश करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे हम ऑनलाइन सर्वेज आजकल कंडक्ट करते हैं तो यूजुअली वो थ्रू एसएमएस ही अपना एक लिंक सेंड कर देते हैं, जिस पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन शो हो जाता है जिसके कि आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं। ठीक है, और वो जैसे ही आप आंसर्स मार्क करते हो अगेन आप उसको सेंड बैक कर सकते हो टू दी आप कह सकते हो टू द इन्वेस्टिगेटर। ओके, बट ये पर्सनल कॉन्टेक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। अब आप इजीली कह सकते हो कि मैम येस इट इज़ पॉसिबल इन द केस ऑफ योर स्केड्यूल्स। ओके, दैट मीन्स अगर हम स्केड्यूल्स की बात करें तो पर्सनल कॉन्टेक्ट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो एन्यूमरेटर्स है वो पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हैं हर एक के घर में, जहाँ जहाँ से भी उन्हें डेटा कलेक्शन करनी है वो पर्सनली विजिट करके उन रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और खुद ही उन्हें फिल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ योर क्वेश्चनर मेथड। ओके, अगर मैं यूसेज की बात करूँ, दैट मीन्स ये मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ये कब सूटेबल होगा। इसकी सूटेबिलिटी का मेजर रीज़न यही है कि तभी सूटेबल हो सकता है अगर जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं दे मस्ट बी लिटरेट। ओके, अगर ये मेथड तभी यूज होगा व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट्स, व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट। ओके, एंड कोऑपरेटिव, लिटरेट प्लस कोऑपरेटिव। अगर कोऑपरेटिव ही नहीं है तो क्या होगा, मेरे ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मैं वो
सेंड करूँगी ही नहीं, वापस ही नहीं करूँगी अपना क्वेश्चनर, तो उस केस में क्या होगा, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन अक्कर करेंगे और जो भी उसकी डेटा रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी हम कह सकते हैं वो नहीं होने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अगर मोस्टली मेरे जैसे ही अगर रिस्पॉन्डेंट्स निकले, अगर मैंने क्वेश्चनर सेंड नहीं किया है फिल करके, तो मेरे जैसे कुछ और केसेस भी निकले, और अगर मोस्टली सभी केसेस ऐसे ही निकले जो मेरे जैसे हुए, तो फिर उस केस में इन्वेस्टिगेटर की जो स्टडी है दैट विल बी इनएक्यूरेट आप कह सकते हो, या उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जितना भी डेटा कलेक्शन जो उसे चाहिए था वो उतना कलेक्ट ही नहीं कर पाया, तो वहाँ से मैं जितनी भी एनालिसिस करूँगी वो रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, सो दैट इज़ अ केस अंडर योर क्वेश्चनर मेथड। बट अगर मैं स्केड्यूल्स की बात करूँ तो ये मेथड अब आप बता सकते हो मैम अगर ये हम सिर्फ लिटरेट के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम मेथड हर कहीं यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हेन द respondents are so it is used where the respondents are illiterate too। ठीक है, दैट मीन्स ये मेथड हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब मेरे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो चाहे लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, हम ये मेथड हर केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड हम हर एक केस में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये जो मेथड है ये सिर्फ लिटरेट पर्सन के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियस है, क्वेश्चनर जो बाय पोस्ट उसी को भेज सकते हो जिसे वो पढ़ना आता होगा। क्लियर? बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर आपको समझाएगा भी और खुद फिल करेगा। अब वेदर की जितनी भी पुअर सेक्शंस हैं जिन्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो वो उन पर्सन से भी मैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी डेटा मुझे चाहिए वो मैं कलेक्ट इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ स्केड्यूल्स। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज कवरेज। अगर मैं कवरेज की बात करूं तो कवरेज ये वाला जो मेथड है ये कितना एरिया कवर कर सकता है, ये मैंने अपने आप को लास्ट लेक्चर में बताया था। जब हम मेल क्वेश्चनर मेथड की बात करते हैं तो इट कैन कवर अ वाइड एरिया, दैट मीन्स वाइड एरिया इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। ओके, अंडर दिस मेथड वाइड एरिया से मतलब है मैंने जस्ट पोस्ट किया और जितने भी रिस्पॉन्डेंट से मुझे डेटा कलेक्ट करना है वो मैं इजीली भेज सकती हूँ। लेकिन स्केड्यूल्स के केस में चूंकि मेरे को क्या होगा, जितने भी न्यूमरेटर्स हायर करने पड़ेंगे और न्यूमरेटर से ही मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, वो खुद फिल करने वाले हैं, तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है। और यूजुअली जितने भी हम रिसर्चर्स कह सकते हो या जितने भी इंडिविजुअल्स कह सकते हो वो इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। इसलिए मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था ये जो आपका इन्यूमरेटर मेथड है इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इसे यूजुअली कौन यूज़ करता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही यूज़ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बिग बिजनेस फर्म्स ही इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एन्यूमरेटर की फ़ीस रहती है वो बहुत ज़्यादा हो गई, उनको ट्रेनिंग भी देनी है मुझे, फिर उनको हायर करना है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, फिर पर्सनली जहाँ जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी उनको फ़ीस चाहिए, तो ये मेथड में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एंड इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे जो ये कवरेज है वो मेरी कैसी रहने वाली है, लो। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा लिमिटेड एरिया ही मैं कवर कर सकती हूँ। ठीक है, लिमिटेड एरिया इज कवर्ड। एंड वाई दिस सो, मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे लिमिटेड एरिया कवर क्यों करता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चार्जेस लगने वाले हैं इस मेथड को अगर मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्टडी के लिए। क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पोंडेंट्स आइडेंटिटी। जब भी हम मेल क्वेश्चनर मेथड यूज़ करते हैं तो जितने भी क्वेश्चनर फिल किए जाते हैं बाय द रिस्पोंडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अपना वहाँ पे नेम्स वगैरह अपनी आइडेंटिटी को शो करना हो। दैट मीन्स रिस्पोंडेंट आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन इन द केस ऑफ योर क्वेश्चनर मेथड, बट यहाँ पे न्यूमरेटर्स को फिल करना और यहाँ पे ज़रूरी है कि हर किसी को अपनी आइडेंटिटी देनी ज़रूरी है। सो रिस्पोंडेंट्स आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन in the case of your questionnaire method, but it is known in the case of your schedules method। ओके, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी की, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि क्वेश्चनर मेथड की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जितना भी आपका डेटा कलेक्शन है वो रिस्पोंडेंट फिल करके देता है, और उस केस में क्या रहता है आपका एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम है। वो क्यों कम है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ।
इसलिए कम है क्योंकि रिस्पोंडेंट का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है उन्हें फिल करने में, या तो ऐसा हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा, उसका मीनिंग ही समझ नहीं पाई हूँ ईजिली, तो मैं उन क्वेश्चंस को स्किप कर दूंगी, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस फिल ही ना करूँ, ये ऐसे भी चांसेस हो सकता है कि मैंने रिटर्न ही नहीं किया, या ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के अगर मैं आंसर दे रही हूँ हो सकता है वो पॉजिटिव वे में हो, जैसे अगर वो 5 रेटिंग स्केल की अगर हम बात करें, स्ट्रांगली एग्री देन एवरेज देन बिलो एवरेज एंड पुअर, तो हो सकता है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हों वो मेरे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज के हों, बट मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने देखा कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मार के मैंने देखा अच्छा इसका तो मैक्सिमम क्या आ रहा है, स्ट्रांगली एग्री ही आ रहा है, तो मैंने स्ट्रांगली एग्री या एग्री को टिक करते करते हो सकता था जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उसके मार्क्स जो उसके रिस्पॉन्सेज थे वो नेगेटिव आने वाले थे, मीन्स वो नेगेटिव मीनिंग के क्वेश्चंस। स्टिल क्योंकि मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट था, मेरा मन ही नहीं था क्वेश्चनर फिल करने को, ना ही मेरा मन था कि मैं अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को समझूं, पहले रीड आउट करूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ऊपर के फर्स्ट 5 के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो मैंने सभी क्वेश्चंस का स्ट्रांगली एग्री या अग्री ही कर दिया। और अगर मोस्टली केसेस में सभी रिस्पोंडेंट ने ऐसा किया होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस आप कहोगे मैम यहाँ पे जितनी भी मेरी एक्यूरेसी है जो एनालिसिस होने वाली है वो रॉन्ग होने वाली है, क्लियर। दैट मीन्स अगर वो रॉन्ग होगी तो अगर मैं वहाँ से जितनी भी अपनी एनालिसिस करूँगी तो वो मेरी जितनी भी एनालिसिस है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी, इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ठीक है, गोइंग टू बी रॉन्ग when most of the respondents do not return the questionnaire, okay। अगर मोस्टली क्वेश्चनर रिटर्न ही नहीं किया तो उस केस में जो मेरी एक्यूरेसी है एंड रिलायबिलिटी है वो क्या होने वाली है, लो होने वाली है, ठीक है, वो लेस होगी, इट इज़ लेस, ओके। बट अगर मैं स्केड्यूल्स की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके डाउट्स कि यहाँ पे जितना भी डेटा कलेक्शन है वो इन्यूमरेटर खुद पर्सनली कांटेक्ट करके ही कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है, तो दैट इज़ मोर एक्यूरेट होगा इसका डेटा, मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल होगा, ओके, ठीक है। दैट मीन्स जितनी भी आपकी डेटा कलेक्शन होगी, यहाँ पे डेटा कलेक्शन इज ओके, जितनी भी आपकी डेटा कलेक्शन है वो यहाँ पे मोर एक्यूरेट और मोर रिलायबल होगी, क्योंकि बिकॉज द एन्यूमरेटर, बिकॉज जो आपका एन्यूमरेटर है हिमसेल्फ collects the data, okay, and fills the questionnaire, clear। Then the next point is observation method, no sorry, the success depends on, अब इस मेथड की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है और इस मेथड की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है। इस मेथड की सक्सेस आप बोल सकते हो किस पे डिपेंड करती है कि एक तो रिस्पोंडेंट कितना एक्यूरेटली आंसर करते हैं और दूसरा मेरे क्वेश्चनर की फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हो आप, या क्वालिटी कैसी है, दैट मीन्स मेरे क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनर, क्वालिटी एंड फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, मीन्स अट्रैक्टिव होना चाहिए फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनर। और लेकिन अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर को खुद ही फिल करना है, तो यहाँ पे ये सब इतना रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट यहाँ पे क्वेश्चनर मेथड में क्योंकि रिस्पोंडेंट को उसको फिजिकल अपीयरेंस से भी फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए क्वेश्चनर, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये मैटर करता है आपके क्वेश्चनर मेथड में, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ योर स्केड्यूल। अगर मैं स्केड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैटर क्या करता है, आपका जो एन्यूमरेटर है उसकी एजुकेशन, उसके स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, दैट मीन्स उसकी ऑनेस्टी एंड द कॉम्पिटेंस, ओके, एंड कॉम्पिटेंस ऑफ योर एन्यूमरेटर। दैट मीन्स यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपका जो एन्यूमरेटर है उसके ऑनेस्टी कितनी है, वो कितनी डेडिकेशन से डेटा कलेक्ट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो उसका कॉम्पिटेंस लेवल कैसा है, उसमें कितने स्किल्स हैं, वो कितना टेक्टफुल है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए कैसे वो कन्विंस करवा सकता है रिस्पोंडेंट्स को कि सो दैट कि वो अपना इंफॉर्मेशन दे सके इन्हें किसे
आपके इन्यूमरेटर्स को। क्लियर? तो अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन मेथड, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझा के से कंप्लीट करेंगे और बाकी जो आपके रिमेनिंग मेथड्स हैं उन्हें भी लेकर आऊँगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया हो।